आयुर्वेदा में आयुर्वेदाचार्य, मैं कहूँ डॉक्टर, पेशेंट को ट्रीट करने जाते हैं जी, तो भगवान धन्वंतरी को ज़रूर याद करते हैं, मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि रोग जो शरीर में आते हैं तो वो एक तो हमें विजिबल कॉजेज हैं, भाई कोई फिजिकल हमने गलत खाना खाया, लाइफस्टाइल गलत हुआ, कहीं कुछ माइंड में स्ट्रेस है, लेकिन कार्मिक भी होते हैं। तो पूर्व जन्म का कर्म भी तो होता है ना। तो जहाँ कार्मिक हो गया तो वहाँ आपको ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ेगी, चाहे उसको धन्वंतरी भगवान कहें या जिसमें भी आपकी आस्था है। तो वहाँ पर जो है मंत्र चिकित्सा भी होती है, यज्ञ भी होता है। तो उसको दैव विपाशर चिकित्सा उसको बोलते हैं। त्रिदेव है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें से विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं। तो जैसे 10 अवतार आपने सुने होंगे, मुख्य जो 10 अवतार हैं उसमें कृष्ण भी अवतार होते हैं, उसमें रामचंद्र जी का भी अवतार है, नरसिंह देव जी का है, मत्स्य है, इस तरह से जो अलग वराह अवतार हैं। तो ये जो अवतार हैं विष्णु जी लेते हैं। तो जो धन्वंतरी है वो भी उन्हीं का अवतार था। आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है उनके फॉर्मूले श्लोक के फॉर्म में। इसलिए आयुर्वेद जो है वो ये है कि वो हर लेवल पर हमें जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल लेवल पर आपने दवाई दी, पंचकर्म कर दिया तो आपका काम हो गया, नहीं। यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू डेवलप द फेथ, श्रद्धा जिसको कहते हैं। जब तक रोगी की श्रद्धा आपके अंदर नहीं होगी, और अगर श्रद्धा होगी तो ऑलमोस्ट 50% हीलिंग होगी समझ लीजिए। तो वो श्रद्धा बनाने के लिए उसमें कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं ताकि रोगी को आयुर्वेद में श्रद्धा हो। जापान में तो कम से कम 8-10 डॉक्टर्स हैं जो हम लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं, और उनके जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं वो हमें रेफ़र करते हैं कि ये हमसे इतना ही हो पा रहा है, अब आगे आप करिए। तो आई थिंक ऐसे हमें मिलके काम करना चाहिए और आगे इससे हम एक अच्छा मेडिकल सिस्टम दे सकते हैं। भारत में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा विज़न है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक मॉडल भारत में बने। तो कैंसर जैसे केसेस किस स्टेज तक ठीक हो जाते हैं? देखिए कैंसर में जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। देखिए कैंसर में हमको चांस इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैंसर का जो फैलाव है बहुत तेजी से होता है। एक स्रोतस शुद्धि, चैनल्स को साफ करना ताकि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में है वो निकल जाए। दूसरा जो ट्यूमर है, ट्यूमर को कम करने वाली औषधियाँ आयुर्वेद में काफ़ी होती हैं, वो दी जाती हैं। तीसरा उसका मेटाबॉलिज्म जिसको अग्नि बोलते हैं, उसको ठीक किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है उसका इम्यूनिटी। समुद्र मंथन के दिव्य प्रसंग में जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, उस समय चिकित्सा और आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिकल साइंस नहीं थी, एक चिकित्सा का विज्ञान नहीं था, बल्कि एक ऐसी विधा थी जो स्वयं परमात्मा ने हमें दी थी, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सके और हम अध्यात्म के और भी करीब जा सके। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आयुर्वेदा किस तरह से कनेक्ट करता है? क्या आयुर्वेदा एक इंटीग्रेटेड वे अपना रहा है बाकी चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर चलने की? और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्या कुछ हमारा राइट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जिससे हमारे लाइफस्टाइल बैलेंस हो सके और हम वर्क लाइफ बैलेंस स्टैब्लिश कर सके अपनी लाइफ में? इन सभी बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी जीवा आयुर्वेदा के फाउंडर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है, अभी हम करने वाले हैं। और आयुर्वेदा के बारे में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, तो हमारी ऑडियंस को इस डिस्कशन से आई एम श्योर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। टू स्टार्ट विद, आयुर्वेदा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकला था जी। क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखिए इसका जो है 2 वर्जन है। एक तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले। तो अमृत कलश भी एक इमॉर्टलिटी, हेल्थ, इससे रिलेटेड एक जो है एक सिंबल है। बल्कि उसके साथ साथ वो हर्ब्स लेके भी, उसमें उस हर्ब्स भी थे उनके पास, जड़ी बूटी भी थी, आयुर्वेद भी वो लेकर के निकले। तो एक तो ये इसका हमारा इसलिए हम धन्वंतरी भगवान को मानते हैं कि वो आयुर्वेद के
ओरिजिनल जो है देने वाले हैं। और दूसरा जो है आयुर्वेद को अगर हम देखें तो ये एक इसका हमारे जो शास्त्र में लिखा है, तो जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं जी। तो ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स बनाया, ये पूरा क्रिएशन की, सृष्टि की उत्पत्ति की, तो उन्होंने वेद लिखे थे। तो वेदों में क्या लिखा, इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि यहाँ कैसे सब कुछ हम व्यवस्था करें, तो उसमें हर प्रकार का ज्ञान उन्होंने दिया। तो वहाँ अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी वहाँ वर्णन मिलता है। अच्छा। तो वेद का अर्थ है, मीन्स आजकल कहें तो जैसे आजकल एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, तो वेद में हमारी सारी नॉलेज बुक्स हैं, हर तरह की नॉलेज है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी जो एस्ट्रोनॉमी है, चाहे प्लैनेट्स से रिलेटेड है, या हेल्थ से रिलेटेड है, वास्तु है, बहुत सारी नॉलेज सिस्टम्स हैं। इवन हमारे जो मैथमेटिक्स हैं, साइंसेज हैं, सब उसमें वर्णित हैं। तो एक हमारा ये जो वहाँ से भी आयुर्वेद का जो है उत्पत्ति लिखी हुई है, तो बहुत अच्छी नॉलेज है। और अगर गहराई में जाके समझें तो पहले तो लोग, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, इतना सब जानते हैं कि आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी है या कोई काढ़ा है या कोई चूर्ण है, यहीं तक जानते हैं। आजकल थोड़ा सा ये जो अभ्यंगम जिसको मसाज कहते हैं, ऑयल मसाज, शिरोधारा, पंचकर्म, ये शब्द भी थोड़ा पॉपुलर हो गया है। बट एक्चुअल अगर देखें तो आयुर्वेद क्या है, ये आयु का वेद है। और आयु की परिभाषा बड़ी क्लियर लिखी है वहाँ, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग आयु, यानी कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जो संयोग है उसको आयु बोलते हैं, और उसका जो नॉलेज है वो आयुर्वेद है। तो कहने का मतलब है कि जो ये पूरा हमारा ह्यूमन सिस्टम है जिससे हम रोज काम करते हैं, इसका मैनुअल है ये। जैसे आपका फोन का मैनुअल आता है या आप कोई भी गैजेट खरीदते हैं, उसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है, हाउ टू यूज। तो समस्या क्या होगी कि हम इसको पढ़ते नहीं और इसको हम रोज यूज करते हैं। एवरी डे वी यूज आवर बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, अपनी सेंसेस को यूज करते हैं, माइंड को यूज करते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे इसको यूज करना है, तो आप गलत यूज भी कर सकते हैं। मान लो आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है और ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी डीजल की है, पेट्रोल की है या इलेक्ट्रिक है, और आप उसको चला रहे हैं रोज, तो हो सकता है कुछ दूर तक चली जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो होगा। तो वही हो रहा है हमारे साथ। एवरी पर्सन शुड स्टडी आयुर्वेद। अगर हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, तो आयुर्वेद के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत वही है कि हाउ टू बी हेल्थी, हम कैसे हेल्थी और हैप्पी रहें, वो आयुर्वेद सिखाता है। और उसमें आवश्यक नहीं है कि हम केवल मेडिसिन के उस पर ही जाएं, रूट पर। 50% आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंशन की बात करता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अगर जो हेल्दी लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये सब लिखा है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सीजनल, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या कैसी हो, क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत ही सरल और सिंपल नॉलेज है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जब जो है बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा बीमारियां, स्पेशली जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ हम बोलते हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ उतनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब नंबर 1 पर है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि वो बीमारियां जो गलत लाइफस्टाइल से होती हैं। यही मतलब हुआ ना। तो अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है तो गोली क्यों खा रहे हो आप? एक गोली ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, एक डायबिटीज़ की खा रहे हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं, तो कारण तो गलत लाइफस्टाइल है। कॉमन सेंस अगर यूज करें तो आयुर्वेद ये कहता है कि लाइफस्टाइल को ठीक करिए। जी सर, मैंने ये देखा है कि जब आयुर्वेदा में आयुर्वेदाचार्य, मैं कहूँ डॉक्टर, पेशेंट को ट्रीट करने जाते हैं जी, तो भगवान धन्वंतरी को जरूर याद करते हैं, मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या डॉक्टर अपना फेथ इस चीज में रख रहे हैं कि वो जो पेशेंट उनके सामने है उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, और कहीं ना कहीं ये एक मेडिसिन के साथ साथ, साइंस के साथ साथ एक डिवाइन कनेक्ट भी वहाँ पे जोड़ा जा रहा है? देखिए, जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग को समझना पड़ेगा। हीलिंग 3 लेवल्स पर होती है जी। एक फिजिकल लेवल पर, उसके लिए हम बहुत उत्तम से उत्तम दवाई बनाते हैं। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं युक्ति विपाशरय चिकित्सा,
युक्ति का मतलब होता है कि पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपको डायबिटीज क्यों हुई, आपको जोड़ों का दर्द क्यों हुआ, क्या इम्बैलेंस हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं वात पित्त कफ, कौन सा दोष बढ़ा। तो ये जब हमें पता चल गया तो उसके लिए हम युक्ति लगाते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, एक रैशनैलिटी के हिसाब से कि अच्छा भी गर्मी बढ़ी है तो इसको कूलिंग चीज़ें कुछ दें, आंवला खिलाएं या कुछ एलोवेरा का जूस पिलाएं, समथिंग लाइक दैट, तो एक तो ये हो गया। लेकिन रोग तो शरीर में मैनिफेस्ट होता है, उसका जड़ माइंड में भी होता है। आजकल तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90% जो बीमारियां शरीर में आती हैं उनका जड़ तो माइंड में है। तो दूसरी चिकित्सा वहाँ होती है सत्ववजय चिकित्सा, यानी कि आपके माइंड को, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि माइंड को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, माइंड को कैसे सात्विक बनाया जाए, माइंड को कैसे आपको इस लेवल पर लाया जाए कि आप मनोनिग्रह कर सकें, यानी कि अपने मेंटल कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये आजकल ये शब्द चल रहे हैं ना, माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं आजकल, तो ये हमारी सत्ववजय चिकित्सा है। लेकिन एक इसके भी बियॉन्ड एक और शक्ति है जो हीलिंग करती है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। तो वो हमारी दैव विपाश्रय चिकित्सा है, क्योंकि रोग जो शरीर में आते हैं तो वो एक तो हमें विजिबल कॉजेज हैं, भाई कोई फिजिकल हमने गलत खाना खाया, लाइफस्टाइल गलत हुआ, कहीं कुछ माइंड में स्ट्रेस है, लेकिन कार्मिक भी होते हैं। कोई पूर्व जन्म का कर्म भी तो होता है ना। तो जहाँ कार्मिक हो गया तो वहाँ आपको ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ेगी, चाहे उसको धन्वंतरी भगवान कहें या जिसमें भी आपकी आस्था है। तो वहाँ पर जो है मंत्र चिकित्सा भी होती है, यज्ञ भी होता है, तो उसको दैव विपाश्रय चिकित्सा उसको बोलते हैं। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा, इसकी जो आप बात कर रहे हैं, तो ये पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं, क्या उनसे ही रिजल्टेंट डिसीजेस होती हैं जिनको ट्रीट करते हैं? नहीं, डिजीज तो देखिए, कोई भी डिजीज जब आती है तो वास्तव में हम तीनों एंगल उसमें देखते हैं जी। फिजिकली हमें वात पित्त कफ मिला, माइंड के लेवल पर रजस और तमस, ये जो दो गुण होते हैं जो माइंड को आपके एजिटेट करते हैं जी, उसको फिक्स करते हैं। और तीसरा हम जो एक डिवाइन हीलिंग पावर है जिसको हम धन्वंतरी भगवान कहते हैं, उससे भी प्रार्थना करते हैं कि भाई इस पर थोड़ी दया करो, कृपा करो, थोड़ा ग्रेस आपका मिले, थोड़ी लाइट मिले कि ये स्वस्थ हो जाए। और फिर उसको ये भी बताते हैं कि स्वस्थ होके करना क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये केवल आयुर्वेद में ही है जी। क्योंकि आयुर्वेद में ये भी लिखा गया कि वाई डू यू वांट टू बी हेल्थी, स्वस्थ क्यों होना है। स्वस्थ आजकल आप किसी से पूछ लो अगर कि आप क्यों हेल्थ के पीछे पड़े हुए हो, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, ताकि ज़्यादा खा सकूं, ज़्यादा पार्टी कर सकूं, इसीलिए तो हेल्दी होना चाहते हैं ना लोग। विच मीन्स कि आप इसलिए हेल्दी होना चाह रहे हैं कि दोबारा से बीमार पड़ सके। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हेल्दी होकर के, स्वस्थ होकर के आपको जीवन का जो चरम उत्कर्ष जो है, जो उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन, फ्रीडम, जिसको सबको चाहिए वो, या उससे भी बियॉन्ड जाए तो प्रीति, प्रेम। वी आर ऑल लुकिंग फॉर लव, डिवाइन लव की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेटेरियल लव की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए आयुर्वेद बनाया गया था। धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कहीं किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। काम भी बताया है, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू नो, आप अर्थ भी कमाइए, लेकिन धर्म के दायरे में, विद इन ए डिसिप्लिन, एथिकल तरीके से, तो फिर आप लिबरेटेड हैं। जब आप कोई नियम नहीं तोड़ेंगे तो आप, फ्रीडम है ना आपको। ट्रैफिक आप जब जाते हैं हाईवे पर ड्राइव करते हैं, तो अगर आप कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, यानी कि ट्रैफिक का धर्म आप फॉलो करेंगे, तो आपको फ्रीडम मिलेगी, कोई पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं आपको। लेकिन अगर कोई नियम तोड़ेंगे, अधर्म करेंगे, धर्म का मतलब यहाँ डिसिप्लिन है, धारिते जो धारण कराता है उसको धर्म बोलते हैं, जो एक तरह से सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो आयुर्वेद वास्तव में उसलिए बनाया गया था। बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं तो इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और मैं अपने रोगियों को भी यहाँ तक समझाता हूँ कि आप स्वस्थ होने के बाद कुछ तो ऐसा काम करिए कि आप दोबारा यहाँ ना आए, दोबारा आप जो है कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ से आपको वापस नहीं आना है। तो उसको हम मोक्ष बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं। तो बहुत सुंदर जी सर। भगवान धन्वंतरी, सबको ये तो पता है कि आयुर्वेदा में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान धन्वंतरी कौन है? भगवान धन्वंतरी अगर हम देखें तो विष्णु के अवतार हैं। जो हमारे जैसे विष्णु जो एक त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इसमें से विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं।
तो जैसे 10 अवतार आपने सुने होंगे, मुख्य जो 10 अवतार हैं उसमें कृष्ण भी अवतार होते हैं, उसमें रामचंद्र जी का भी अवतार है, नरसिंह जी देव जी का है, मत्स्य है, इस तरह से जो अलग वराह अवतार हैं। तो ये जो अवतार हैं विष्णु जी लेते हैं। तो जो धन्वंतरी है वो भी उन्हीं का अवतार था, और वो उस समय आए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था और देवता और जो राक्षसों के बीच एक ये चल रहा था कि अमृत पान कौन करेगा। पहले तो अमृत निकालने का डिसीजन हुआ, तो वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो अमृत लेकर के आए। हाँ जी सर, हम बात कर रहे थे कि जो अथर्ववेद है जी, आयुर्वेदा अथर्ववेद का ही उपवेद है। हाँ जी, वेदों को रचा गया हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों के द्वारा, हमें एक तरह की संपन्नता दी गई, संपदा दी गई जिसे हमें रखना था। तो अथर्ववेद का उपवेद में आयुर्वेद है, इसमें आयुर्वेद में ऐसा क्या कुछ छुपा हुआ है जो इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई? देखिए आयुर्वेद जैसे कि हम ये तो सब जानते ही हैं कि दिस इज ए नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, यानी कि स्वस्थ बनाता है हमको जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्थी, हम लोग सभी तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई आदमी तो बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी आदमी अप्रसन्न नहीं होना चाहता, सब लोग प्रसन्नता भी चाहते हैं। तो एक तो वो है, लेकिन उससे भी अगर हम गहराई में जाएं, जो आपने पूछा कि क्या छिपा है उसमें, बियॉन्ड जो एकदम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हेल्थ की बात, इसको बियॉन्ड जो है जिसको आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, एटर्नल ब्लिस बोलते हैं। तो वास्तव में आयुर्वेद अगर आप डीप में जाएंगे, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, अगर आप डीप में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ये तो एक फंडामेंटल स्टेप्स हैं, ये जो हेल्थ अच्छी रखना, शरीर को ठीक रखना, इंद्रियों को ठीक रखना, एक लॉन्जेविटी प्राप्त करना, यानी कि दीर्घायु प्राप्त करना। चरक संहिता शुरू यहीं से होती है कि दीर्घायु कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन दीर्घायु किस लिए? ताकि आप उस जो डिवाइन एक्सपीरियंस को इसी जीवन में प्राप्त कर सकें, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसको हम योग कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से जो एक लिंक है वो कहते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्दी रहना तो ज़रूरी है। अगर आपको हल्का सा भी जुकाम होगा किसी दिन, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, आप मंत्र जप नहीं कर पाएंगे। कमर में दर्द होगा तो कैसे करेंगे आप मंत्र जप? बैठना पड़ता है ना उसके लिए। वास्तव में तो प्रॉपर बैठना चाहिए, पद्मासन लगा करके बैठना चाहिए, पर चलो जितना भी कर सकते हैं। तो जब आप अध्यात्म का कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी धर्म की बात करें आप, वहाँ आपको हेल्दी तो रहना पड़ेगा, और आयुर्वेद के बिना हेल्दी नहीं हो सकते आप, क्योंकि जो दूसरी मेडिकल सिस्टम्स भी हैं अवेलेबल, जिसको जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, तो वो इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं। वो शरीर के लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, एक एक चीज़ आपका नर्वस सिस्टम और ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड और ये सब, उसमें उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। लेकिन आज प्रॉब्लम आ रही है कि आज बीमारियां जो हैं वो इमोशनल ट्रॉमा से आ रही हैं, वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल से आ रही हैं। आपके चित्त में जो नेगेटिव संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वहाँ से जो है उठ रहा है वो सारा प्रॉब्लम। वो आकर के आपके वात पित्त कफ को इम्बैलेंस कर रहे हैं, वो आपके डाइजेशन को ख़राब कर रहे हैं। अब तो गट ब्रेन एक्सिस मॉडर्न साइंस भी मानती है, हम तो पहले से ही मानते हैं कि अगर आपका मन जो है वो स्ट्रेस्ड होगा, दुखी होगा, मन जो है वो एजिटेटेड रहेगा, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, पाचक अग्नि काम नहीं करेगी ठीक। तो इसलिए आयुर्वेद आपको वास्तव में, वो जो आपने कहा कि ऐसे क्या चीज़ उसमें छिपी है, जब गहराई में जाके हम देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जो हेल्थ प्राप्त करना या जो स्वस्थ रहना, लेकिन स्वस्थ रह करके और उस चरम आनंद को प्राप्त करना वो आयुर्वेद के माध्यम से ही हो सकता है। ये बहुत सुंदर कहा सर आपने कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं जी, जो साधना भी करते हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत है कि वो बॉडी को फिट रखें, तभी वो उस आसन में बैठ पाएंगे बिल्कुल, काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक, वरना मेडिटेशन भी पॉसिबल नहीं है। देखिए ध्यान जो है, जिसको आज मेडिटेशन हमने एक कॉमन शब्द बना दिया है। अब पीपल थिंक मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ और किसी चीज़ पर फोकस करो, लेकिन अगर आप अष्टांग योग देखेंगे तो वहाँ बड़ा प्रैक्टिकली लिखा है, पहले यम नियम आप पालन करिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर आसन करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, स्टेबल, ताकि आप लंबे समय तक बैठ सकें। फिर प्राणायाम आता है, यानी कि आप अपने प्राणों को कंट्रोल करते हैं ताकि आप माइंड को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर आप इंद्रियों और मन को इनवर्ड ले जाते हैं अपने,
फिर उसके बाद धारणा यानी कि कंसंट्रेशन की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर आप ध्यान में जा सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि आप ऐसे ही बैठ जाएं, माइंड में कुछ चल रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई मीट वो बताते हैं कि जब ध्यान लगाते हैं तो माइंड बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि आपने प्रॉपर तो प्रोसेस किया नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ कि गाड़ी चलाने लगे और ट्रैफिक रूल्स मालूम नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया और गाड़ी चला रहे हो आप, तो हो सकता है चला लेंगे आप, बट वो गलत, उसका परिणाम तो गलत ही निकलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। सर, चरक संहिता की आपने बात किया, महर्षि चरक बहुत बड़े मैं कहूँ कि ज्ञाता थे जी। चरक संहिता में क्या कुछ लिखा गया है जो आज की ऑडियंस को, हमारी और बच्चों को, युवाओं को जानना चाहिए, मैं कहूँ? जी, देखिए जो चरक संहिता है वो हमारी एक मेन पुस्तक है चिकित्सा की। चिकित्सा की अगर हम बात करें, लेकिन चिकित्सा केवल यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में केवल चिकित्सा ही नहीं है। अगर उसका आप फर्स्ट वो देखेंगे, सूत्र स्थान जिसको बोलते हैं, जिसमें बेसिक सूत्र हैं जीवन जीने के, तो वहाँ पर ये चीज़ें सब बताई गई हैं कि आप किस प्रकार से अपने इस मानव जन्म को एक उस लेवल तक ले जाएं कि आप सब कुछ प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जो है इकोनॉमिकली भी ग्रो करें, आप एंजॉय भी करें, जिसको हम धर्म, अर्थ और काम बोलते हैं। आप धर्म को भी जो है पालन करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, लेकिन उसके डीप लेवल में अगर जाएं तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं, वहाँ जो प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, मतलब समटाइम्स मुझे अब कम से कम 35 साल हो गए चिकित्सा करते हुए, मेरे को सरप्राइज होता है कि ये इन्होंने हजारों वर्ष पहले कहाँ से इनको ये चीज़ समझ आई। जैसे एक छोटा सा प्रोसेस मैं बताऊँ, कोई भी, जैसे हम पंचकर्म के थेरेपीज करते हैं, अब आप उसमें विरेचन कर रहे हैं, अब उसमें लिखा है कि विरेचन करने की क्या क्रिया है। पहले उसको घी पिलाते हैं पेशेंट को, घी पिला के उसको फिर जो है दीपन पाचन करके अग्नि का घी पिलाते हैं। तो वो जो लिखा है कि ये जो घी है, स्नेह जो है, ये ऑयल है एक तरह का, ये एक एक चैनल में चला जाएगा बॉडी में, एब्जॉर्व होगा। तो वहाँ देखिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं जंग लग जाता है तो क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, तो तेल से वो सॉफ्ट हो जाता है जो। तो इसी तरह टॉक्सिन्स जो है सारे सॉफ्ट हो जाते हैं, चैनल्स खुल जाते हैं, फिर चैनल्स खुल करके वो जो टॉक्सिन्स हैं वो पेट में आ जाते हैं। फिर हम जो है, जब ये प्रिपरेशन हो जाती है, फिर एक डोज देते हैं जिससे कि लूज मोशन लगते हैं। तो सारी बॉडी की गंदगी जो है वो कुछ घंटों में शरीर से बाहर, 1 हफ्ते का प्रोसेस है, 1 हफ्ते में आपके कितने सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस समय उन्होंने क्या सोच करके ये सब देखा होगा, उनके पास तो कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं था। तो दिस इज अमेजिंग, यू नो। यहाँ फिर अध्यात्म आता है हमारा, इतनी दूरदर्शिता। हाँ, वो दूरदर्शिता अध्यात्म से आती है कि जैसे हम जड़ी बूटी की बात करें, उन्होंने जो लिखा कि हल्दी के अंदर ये गुण है, हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हल्दी जो है वो पेन किलर का काम करती है, सूजन कम करती है। आज लाखों डॉलर्स खर्च करके हम लोग लेबोरेटरी में वही चीज पता करके पब्लिश कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे देश तो पेटेंट भी कराना, हाँ, पेटेंट भी कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। मैं एक बार अमेरिका गया हुआ था एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए, तो वहाँ के प्रोफेसर आए, उन्होंने मुझे बताया कि हमने जो है ये जिंजर के ऊपर रिसर्च किया है और $5 मिलियन हमने खर्च किया। तो मैंने कहा क्या निकला? कह रहे जिंजर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो मैंने कहा हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है, शोथ हर लिखा है, शोथ मतलब सूजन को कम करती। और यही नहीं, मैं कहा दीपन पाचन भी है, ये भी लिखा है, अग्नि को जो है नरिश करती है। तो ये डेफिनेटली 2 पार्ट हैं इसके। एक तो नॉलेज, वो नॉलेज जो डिवाइन सोर्स से आई, चाहे धन्वंतरी भगवान से आई, लेकिन उस नॉलेज को फिर प्रैक्टिकल करके देखा ना। वो जो हमारे चरक ऋषि थे, सुश्रुत ऋषि थे, वाग्भट जी थे, ये हमारे उस समय के साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को बना करके जो भी उसमें लिखा था उसको फिर ह्यूमन ट्रायल कह लीजिए उसको लोगों को दिया, और उसमें से जो जो काम करता था वही लिखा उन्होंने अपने पुस्तकों में। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि कुछ तो है जिसको अभी दूसरे देश भी आगे बढ़ करके देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भारत में क्या छुपा हुआ है। हल्दी को पेटेंट करा रहे हैं, नीम को पेटेंट कराने का उनका जो भी प्रोसीजर चल रहा है, दे वांट कि सब कुछ मैं अपने नाम पे करा लूं। हम
अगर अपनी ही धरोहर को लेकर के कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर अगर आ जाएं तो मुझे लगता है भारत विश्व गुरु बनने पर बहुत ही जल्दी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये, जैसे पेटेंट की आपने बात की, अगर ओरिजिनली देखें, अगर आप देखें जिस व्यक्ति ने ये लिखा हल्दी के गुण या जो जिंजर अदरक के गुण या जो भी जड़ी बूटियों के चरक ऋषि जो थे हमारे, या जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट्स करके जब लिखा तो उन्होंने तो पेटेंट करने की नहीं सोची थी। आप थोड़ा मानसिकता देखिए, क्योंकि उनके मन में कहीं ऐसा था ही नहीं कि इससे मैं पेटेंट करा के पैसा कमाऊं या मैं ये जो पुस्तक लिख रहा हूं तो मेरे को पब्लिशर से रॉयल्टी मिलेगी। नहीं, टोटली केवल मानव सेवा के भाव से उन्होंने लिखा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के जो वैद्य हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ओरिजिनेटर था इसका, जिसने लिखा, उसका भाव क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो राइटर है, जिसने कोई पुस्तक लिखी है, वो किस भाव से लिख रहा है, कैसे, उसका उद्देश्य क्या है। अगर हमने उस भाव के नज़दीक तक नहीं पहुंचे तो हम फिर गलत करेंगे। और ऐसा कुछ लोग हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो है आजकल आयुर्वेद को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में जहाँ लिखा है, वैद्य के जो गुण लिखे हैं उसमें लिखा है कि पहला उसको ज्ञान होना चाहिए, फिर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसको थोड़ी दक्षता होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू कभी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन एक और चौथा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ, और वो है शुचि, प्योरिटी। द वैद्य शुड बी प्योर। प्योर का मतलब केवल ये नहीं कि वो स्नान करके और अच्छे कपड़े पहने, आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए उसकी, उसका मन सात्विक होना चाहिए, उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए, उसके आत्मा के लेवल तक उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो तब एक अच्छा वैद्य जो है, चरक में लिखा है कि वैद्य के गुण हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि वो आयुर्वेद को आगे ले जा सकता है। तो हमने ये प्रयास किया है, हमारे यहाँ पर इस तरह के हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं वैद्यों के लिए, कि तो हम चाहते हैं कि जो प्राचीन परंपरा हमारी रही, क्योंकि मैं खुद जो है एक इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में, और फिर गुरु शिष्य परंपरा में भी पढ़ा। तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस लिए, और मुझे दोनों एक्सपीरियंस लेकर ये मालूम चला कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना फिर आयुर्वेद केवल एक मेडिकल साइंस रह जाती है, वो अध्यात्म वाला पार्ट उसका कहीं पर छूट जाता है पीछे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको वेदों में लाएं और इसको रिवाइव करें। बहुत सुंदर सर। मैंने ये देखा है कि जब आयुर्वेद की मेडिसिन बनाई जाती हैं जी, उस समय वनस्पति जब हम लेते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रकृति से मांगते हैं। ये जो प्रार्थना है, ये कहीं ना कहीं क्या यूनिवर्स की एनर्जी से एक अलाइनमेंट भी है कि जो मेडिसिन बन रही है वो उतनी इफेक्टिव बने, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होकर? देखिए, बहुत सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगता हूँ, तो आप मेरे को कोई चीज़ अगर देते हैं, मैं आपसे कहूँ कि मुझे थोड़ा ये कोई पानी दे दो, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ। ये सब कॉमन हमारे एटिकेट्स हैं। तो यहाँ हम किसी के प्राण रक्षा के लिए एक जड़ी बूटी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हम आपको क्षमा याचना करते हैं कि आपको हम ले रहे हैं, क्योंकि वो भी तो जीवित है ना एक, तो वो करते हैं। फिर उससे जो उसमें गुण है, जो उसकी जो पोटेंसी है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनसे हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा इन पोटेंसी से इस रोगी को जो है, इसके रोग को दूर करिए। और भाव पीछे वही होता है जो मैंने कहा कि सेवा भाव है इसमें। कहीं पर भी कुछ ऐसा ओरिजिनल ऐसा कुछ आयुर्वेद में नहीं था कि मैं इस भाव से करूं कि मैं इसको बहुत पोटेंट मेडिसिन बनाऊं, फिर इसको पेटेंट कर लूं, फिर इसका इतना प्राइस चार्ज करूं। तो वो मानसिकता अगर आएगी तो फिर हीलिंग नहीं होगी। हो सकता है उसके लक्षण ठीक हो जाए, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस था जो आयुर्वेद का, दैट वुड बी लॉस्ट। मेरे गुरुजी ने ये पहला मेरे को लेसन यही दिया था जब मैं उनके पास गया, कि अगर अच्छा वैद्य बनना है तो अपनी भावना को सेवा भावना में बदल दीजिए। पैसा तो देता ही है पेशेंट, कोई फ्री में तो कोई दवाई लेता नहीं, जो भी कोई आएगा पैसा तो दे के जाएगा ना। तो एक तो ये होता है कि मैं पैसे पर ही फोकस करूं कि आप आए हो, आप मुझे पैसा दोगे इसलिए मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, तो इसमें ठीक है, मैंने पैसा लिया, आपको दवाई दे दी। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम जाएं
कि मैं केवल यहाँ से शुरू करूँ कि आप आए हो, आपको दुख है, आपको कोई रोग है, आपको दर्द है, मैं आपका दर्द कैसे दूर करूँ, मैं थोड़ा एम्पैथी उसमें लाऊं, थोड़ा सा उसमें सद्भाव लाऊं, थोड़ा कंपैशन लाऊं, तो वो एनर्जी जो है ना वो काम करती है। और इस पर आजकल मॉडर्न साइंस में भी, मॉडर्न वर्ल्ड में, साइंस तो मैं नहीं कहूँगा, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत लोग काम कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं लोग, जहाँ वो केवल भावना से, अपनी विजुअलाइजेशन से, माइंडफुलनेस से या फिर मेडिटेशन से वो रोगों को ठीक कर रहे हैं। और बाकायदा रिकॉर्डिंग की है लोगों ने, एविडेंस है उसका दिखाया है कि किस तरह से ये जो अंदर की भावना है ये कैसे हीलिंग करती है। तो आयुर्वेद मूल रूप से इस पर आधारित साइंस है। बहुत सुंदर। सर ये तो मैंने देखा है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, मेरे एक जानने वाले हैं आयुर्वेदाचार्य हैं, तो जब वो मेडिसिन की स्टडी कर रहे थे, मेडिसिन वो लोग जब बनाते थे, मेडिसिन के जो फॉर्मूलाज होते थे वो उनकी बुक में श्लोक के फॉर्म में थे। हाँ जी। और वो पूरी तरह से पूजा अर्चना करके वो पूरा एक एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाता है, डिवाइन एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। तो मुझे लगता है ये काफी लोगों को नहीं पता है कि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है उनके फॉर्मूले श्लोक के फॉर्म में। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता। देखिए हमारे तो पूरा संस्कृत में ही सारी पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो हमारे चरक संहिता है या सुश्रुत है, वाग्भट है, इवन जो मेडिसिनल जो बुक्स हैं, निघंटू हैं कई तरह के, या भाव प्रकाश है, काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, तो ओरिजिनली सब श्लोक फॉर्म में ही लिखी हैं। और इसीलिए थोड़ा सा जो है उसको समझना आवश्यक है कि ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या है। आजकल तो ट्रांसलेटेड मिलती हैं बुक्स आपको, बट वो पहले तो लोग ओरिजिनल संस्कृत में ही पढ़ते थे, अच्छी तरह आती थी, और संस्कृत से ही उसका अर्थ निकाल करके मेडिसिन्स बनाते थे। तो ये जो श्लोक फॉर्म में होती है, इसका भी पर्पज़ यही है कि हर कोई जो है, कोई भी आदमी जिसकी भावना शुद्ध नहीं है वो उसको समझ ही नहीं सकेगा। हो सकता है वो कुछ अर्थ निकालेगा, पर वो अर्थ नहीं निकाल सकता जो एक शुद्ध भावना वाला जो वैद्य है, जो आपने कहा कि बिल्कुल एक अध्यात्म तरीके से एक स्पिरिचुअल माहौल बना करके वो जो काम करते हैं, तो उसको उसमें कुछ और दिखेगा और जो दूसरे भाव से आ रहा है भौतिक, उसमें उसको कुछ और दिखेगा। तो इसलिए ये जो हमारे श्लोक फॉर्म में जो भी चीज़ें लिखी गई संस्कृत में, ये बहुत इसमें सीक्रेट चीज़ें लिखी हैं। उसको समझने के लिए आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, आपको थोड़ी साधना करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारा प्राचीन सिस्टम ऐसा ही था। जैसे मैंने कहा कि जब मैं गुरु के पास गया तो हम तो कॉलेज से निकल के गए थे, डिग्री ले ली थी, पास हो गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा से एक अलग तरीके से शुरू किया। उनसे दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, फिर देखा कि किस तरह से वही पुस्तकें जो है वो उन्होंने अलग तरीके से बताई। सेम पुस्तकें जो हमने कॉलेज में पढ़ के एग्ज़ाम भी पास कर लिया, उसी श्लोक को वो कुछ दूसरी तरह से समझा रहे हैं। तो संस्कृत भाषा की यही एक जो है बहुत सुंदरता है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनके अर्थ जो है कई लेवल पर निकलते हैं। एक बड़ा भौतिक लेवल का अर्थ है, एक थोड़ा सा उससे और गूढ़ अर्थ है, एक ऐसा अर्थ है कि जो शब्द में दिखाई नहीं देगा आपको। उसका कुछ और ही मीनिंग होता है। तो ये सब इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ हुआ करती थी पहले, जो आजकल वो इंस्टीट्यूशनल हो गई है। बट आई थिंक अभी भी आयुर्वेद में गुरुओं की आवश्यकता तो है। मैंने देखा है सर कि आयुर्वेदा ही एक ऐसी साइंस है जिसमें अध्यात्म को साइंस से सीधे कनेक्ट किया गया है। और जो हम श्लोकों की बात कर रहे थे, हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने श्लोकों के फॉर्म में, एक वेद के फॉर्म में आयुर्वेदा को रखा है। तो ऐसे में एक डिवाइन फेथ भी कनेक्ट होता है। जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसका, पेशेंट जो हील हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं एक फेथ है। तो मैं कहूँ कि एक डिवाइन फेथ भी वर्क करता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म में। बिल्कुल काम करता है। देखिए जो हीलिंग होती है, मैंने फिर आपको दोबारा से बताऊं, हीलिंग इज नॉट ओनली डन थ्रू द फिजिकल मेडिसिन। वो तो एक फिजिकल लेवल पर आपके वात पित्त कफ को, अग्नि को ठीक करेगी, चैनल्स को क्लीन कर देगी, लेकिन जो सूक्ष्म लेवल पर जो रोग है वहाँ तो आपका जो त्रिफला नहीं जाएगा। सूक्ष्म लेवल पर तो आपको जो है फिर ये डिवाइन का ही काम करना पड़ेगा। डिवाइन का के उसके भी दो लेवल हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल पर है जहाँ पर हम माइंड को पॉजिटिव करते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। सत्ववजय चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो ये एक है जिसमें आजकल ये काफ़ी साइकोथेरेपी जिसको आप कह सकते हैं आज की भाषा में,
तो ये एक है। लेकिन उससे बियॉन्ड फिर हम जो आत्मा के लेवल पर जाते हैं, हम तो रोगी को यहाँ तक भी बताते हैं। कई बार कुछ रोगी ऐसे आते हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। अच्छा। और वो हमें मालूम है कि क्योंकि आयुर्वेद में भी असाध्य रोगों का वर्णन है, ऐसा तो नहीं कि आयुर्वेद सब कुछ ही ठीक कर देगा। तो वहाँ पर हम उसको आत्मा के लेवल पर समझाते हैं कि आप तो आत्मा हो, आत्मा तो मरती नहीं है कभी, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, उसमें कोई विकार नहीं आता। और वैसे जनरली भी हमारे पास जब रोगी आते हैं तो हमने तो एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है। अभी हमारे जब रोगी आते हैं तो उसके साथ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक माइंड वेलबींग कोच इसको हम कहते हैं, जो सत्ववजय चिकित्सक, एक योगाचार्य और एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक ही रोगी के साथ 4 लोग काम करते हैं। तो हमारे तीनों चिकित्सा आ जाती हैं इसमें, युक्ति विपाश्रय, सत्ववजय, दैव विपाश्रय। तो हमने देखा कि जो पहले हम केवल दवाई देते थे, एक डॉक्टर आया दवाई, वो हमें कई बार 6-6 महीने तक रिजल्ट नहीं मिलता था, अभी दूसरे महीने में रिजल्ट मिलता है। अच्छा। तो ये असली आयुर्वेद जो है वो ये है कि वो हर लेवल पर हमें जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल लेवल पर आपने दवाई दी, पंचकर्म कर दिया तो आपका काम हो गया, नहीं। यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू डेवलप द फेथ, श्रद्धा जिसको कहते हैं। जब तक रोगी की श्रद्धा आपके अंदर नहीं होगी, और अगर श्रद्धा होगी तो ऑलमोस्ट 50% हीलिंग होगी, समझ लीजिए। तो वो श्रद्धा बनाने के लिए उसमें कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं ताकि रोगी को आयुर्वेद में श्रद्धा हो। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको पहले से डाउट होता है कि पता नहीं आयुर्वेद क्या है। वो कई बार हमसे पूछते हैं कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। तो उनसे फिर थोड़ा सा हमें बातचीत करनी पड़ती है, थोड़ा सा उनको समझाते हैं कि देखिए आपके शरीर में जो है ये वाला दोष बढ़ गया है, इस ये दोष बढ़ के यहाँ आपके घुटनों में आ गया है, इसने जो है ड्राइनेस पैदा कर दी है, इससे आपके घुटनों में गैप आ गया है जो एक्सरे में दिख रहा है, वो भी दिखाते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये इसके लिए ये फार्मूला देंगे, इससे वात कम होगा, ड्राइनेस कम होगी, लुब्रिकेशन बढ़ेगा। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम जो है आपके माइंड के लेवल पर भी आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये बताने से पेशेंट को फिर अच्छी तरह से, मतलब एक साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसको भी तो हमें समझाना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम ये जीवा में इस तरह का पूरा प्रोटोकॉल है सभी डॉक्टर्स का, तो उनको समझा करके एक उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। अच्छा। क्योंकि पेशेंट कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर के भी आता है, क्योंकि कभी कभार वो सुन के आता है कि आयुर्वेद में तो जादू हो जाता है, मैजिक होता है। कुछ लोग गलत प्रचार भी कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं आयुर्वेद के नाम पर कि हम 5 दिन में आपकी ये बीमारी रिवर्स कर देंगे, 3 दिन में कैंसर ठीक कर देंगे। वो गलत तरीका है। आयुर्वेद भी एक मेडिकल साइंस है, वो भी एक तरीके से काम करती है। तो इसलिए रोगी का जो है हमें एक उसकी श्रद्धा आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा कर रहे हैं उसमें वो डेवलप कराना बहुत आवश्यक है। और उसको समझाना, एक ट्रांसपेरेंसी भी होती है, उसको ये बताना कि हम कितना आपको इसमें जो फ़ायदा दिला पाएंगे, कहाँ तक आप ठीक हो पाएंगे। क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन दिला करके और उसको झूठा कुछ करके मुझसे केवल पैसे लेना, वो फिर आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। हमें उसका भाव भी देखना है, उसका जो है उसको कहीं ठेस ना पहुंचे बाद में, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सर आपने बोला क्रिटिकल केसेस जो आते हैं वो भी आयुर्वेदा में ट्रीट किए गए हैं। आपके अभी तक के करियर में ऐसा कोई क्रिटिकल केस आया है जिसमें क्रॉनिक इलनेस हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब मरना सन्न स्थिति में हो पेशेंट और वो रिकवर कर गया? हाँ, ऐसे तो केसेस तो बहुत आते हैं। अच्छा। लेकिन एक केस मैं याद बार बार करता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि मेरे इनिशियल ईयर्स की बात है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। एक मैं वृंदावन में मेरी क्लिनिक होती थी संडे को, तो वहाँ पर एक अमेरिकन इंडियन, मतलब इंडियन ओरिजिन की जो अमेरिका में रहती थी नर्स थी वो, उसको कुछ ऐसा स्टमक प्रॉब्लम हुआ कि उसका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शन हो गया, काम नहीं कर रहा था। अच्छा। तो उसको हार्ट में एक ट्यूब लगी थी, उसी से थोड़ा न्यूट्रिशन डाल के वो जीवित थी। और उसको डॉक्टर्स ने बोला आप 3 महीने के अंदर जो है मर जाओगे। तो थोड़ा आध्यात्मिक थी, कृष्ण भगवान को मानती थी, तो उसने सोचा कि अगर हम अंत में अपना प्राण जो है वृंदावन में त्यागेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा जैसे हमारी धारणा होती है हमारे धर्म में इस तरह की। तो वृंदावन में आके रहने लगी। और एक दिन ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे चलते चलते वो मेरे क्लिनिक में आ गई।
कि वो पूछने लगी आप क्या करते हैं, मैं कहा मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ कैसे, तो कह रहे मैं तो इसलिए आई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो उसने शॉर्ट में बताता हूँ, उसने पूरी हिस्ट्री बताई। उसको पहले स्टमक अल्सर हुआ था तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर ड्यूडेनल अल्सर हुआ उसका ऑपरेशन हुआ, फिर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हुआ, फिर वो काट के निकाल दिया, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसका ऑलमोस्ट। तो अब मेरे को जैसे मैंने उसकी सुनी तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि इसको पित्त की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, फिर अल्सर बना, फिर दूसरा अल्सर बना, फिर ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैं कहा अगर पित्त को बैलेंस कर दिया होता तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती जी। तो हमने उससे ऐसे ही कहा, मैंने कहा मरने तो आई है वो बेचारी, तो मैं कहा अगर आपको अगर अच्छा लगे तो हम कुछ कोशिश करते हैं। तो कहने लगी बिल्कुल करिए, मेरा तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। तो हमने उसका पहले जो है एक हल्का सा सिंपल सा एक बना के दिया काढ़ा कि जिससे कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थोड़ा क्लीन हो जाए और पित्त कम हो जाए। तो सरप्राइजिंगली 2-3 सप्ताह के अंदर ही उसने आके बताया कि ये जो आपने दिया है इससे मुझे मोशन आने लगा है। अच्छा। तो मैंने मुझे फिर मिल गया कि अब तो आपका रास्ता इसका मतलब चालू है जो बंद हो गया था। तो फिर हमने उसको थोड़ी और औषधि दी जिससे कि उसको फिर भूख भी लगने लगी। फिर उसको मुंह से थोड़ा हल्का पतला खिचड़ी टाइप का कुछ खिलाना शुरू किया, वो हो गया। फिर हमने कहा कि अब ये आपकी ट्यूब निकालनी है तो ये तो हम करेंगे नहीं, आप सर्जन के पास जाइए। तो मथुरा में एक सर्जन से उन्होंने वो ट्यूब निकलवा दी। फिर उसके बाद वो खाना खाने लगी ठीक से। अभी वो जीवित है आज तक भी। बाद में जाकर के उसने एक किताब भी लिखी है इसी के ऊपर, पूरी बुक लिखी उसने। अच्छा। तो ऐसे केसेस देखिए, मैं ऐसे कहता हूँ कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, लॉजिक है, रैशनैलिटी है। अगर आप ये देख लें कि कारण क्या है इसका, क्यों ये ब्लॉक हुआ, तो उसको आपने साफ कर दिया और उसके लिए बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं आजकल, लिवर सिरोसिस के आते हैं, कैंसर के आते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर के केसेस आते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो हम लोग तो पूरा आयुर्वेद के सिद्धांत पर ही जो है उसकी चिकित्सा करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कैंसर जैसे केसेस किस स्टेज तक ठीक हो जाते हैं? देखिए कैंसर में जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। देखिए कैंसर में हमको चांस इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैंसर का जो फैलाव है बहुत तेजी से होता है। राइट। तो कई बार जो है हम जो पेशेंट जो चिकित्सा ऑलरेडी करा रहा है वो हम उसको कहते हैं आप वो चालू रखिए, इधर से हम एडिशनल सपोर्टिव थेरेपी शुरू करते हैं। तो हमारा कैंसर पर एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है मुख्य रूप से, एक स्रोतस शुद्धि, चैनल्स को साफ करना ताकि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में है वो निकल जाए। दूसरा जो ट्यूमर है, ट्यूमर को कम करने वाली औषधियाँ आयुर्वेद में काफ़ी होती हैं, वो दी जाती हैं। तीसरा उसका मेटाबॉलिज्म जिसको अग्नि बोलते हैं, उसको ठीक किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है उसका इम्यूनिटी, उसके बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ताकि वो रोग से लड़ने की उसमें शक्ति बढ़े। एंड देन फाइनली वी कम टू माइंड, एंड लास्ट में स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी उसका हम इम्प्रूव करते हैं। अच्छा। तो बॉडी, माइंड, सोल तीनों लेवल पर उसकी चिकित्सा हम करते हैं और हमने देखा है कि जो भी है उसमें रिजल्ट्स तो मिलते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल ही एक ऐसी स्टेज में पेशेंट आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हमने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं हमें वो दूसरी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करानी ही नहीं है, आप ही करो जो कुछ करना है, तो उसमें भी रिजल्ट देखें। लेकिन पर्सनली मैं आई बिलीव इन इंटीग्रेटिव मॉडल के, उसमें हमें रोगी का हमें हित चाहिए ना। अगर हम अपने उसके चक्कर में अगर रोग ज़्यादा फैल गया तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो करंट आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथी में या जैसे भी, आप उसको फॉलो करते रहिए, उसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड वे में। कभी कभार हम डॉक्टर्स मिलके भी काम करते हैं। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं मॉडर्न मेडिसिन के, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं किसी की बुराई करता हूँ। तो अभी इवन विदेशों में हमारे जापान में तो कम से कम 8-10 डॉक्टर्स हैं जो हम लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं, और उनके जो डिफिकल्ट केसेज होते हैं वो हमें रेफ़र करते हैं कि ये हमसे इतना ही हो पा रहा है, अब आगे आप करिए। तो आई थिंक ऐसे हमें मिलके काम करना चाहिए और आगे इससे हम एक अच्छा मेडिकल सिस्टम दे सकते हैं। भारत में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा विज़न है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक मॉडल भारत में बने। और अभी मैं पीछे गोवा गया था, गोवा के मुख्यमंत्री ने बुलाया था एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग के लिए, क्योंकि भारत में हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत अच्छे चिकित्सक हैं हमारे पास, और आयुर्वेद में भी हैं, और दूसरे हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, यूनानी है, सिद्ध है, सोवा रिपा है, योग है, नेचुरोपैथी है,
ये भारत में बहुत अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं, और देशों में नहीं देखा मैंने। मैं करीब 40 देशों में जाता हूँ लेक्चर्स के लिए, तो वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत थोड़ी सी है, यहाँ प्रॉपर है। तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इन दोनों को मिला करके एक ऐसा मॉडल वर्ल्ड को दे सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ बनाने में सक्षम रहेगा। तो अगर एक इंटीग्रेटेड आप ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करें तो आप होलिस्टिक वेलनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, वही होलिस्टिक वेलनेस है, या जिसको हम कहते हैं वन हेल्थ वन वर्ल्ड, जो आजकल हमारा चल रहा है, या पूरा हमारा विश्व जो है एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत सुंदर। सर, हमने बात किया था वात पित्त कफ की जी। ये वात पित्त कफ, इनका बहुत इंपॉर्टेंस आयुर्वेदा में एग्जैक्टली है क्या, अगर मेरे ऑडियंस समझना चाहे तो? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि होता क्या है। ये वास्तव में अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो हमारे शरीर के अंदर 3 फंक्शनल एनर्जीज हैं। ये तीनों एनर्जी जो है कुछ ना कुछ काम करती हैं। वात का मेन काम होता है मूवमेंट कराना, जो भी चीज़ें बॉडी में चल रही हैं, चाहे आपका फूड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, जो भी चीज़ें मूव करती हैं, नर्व इम्पल्सेस मूव करती हैं, आपका इवन आपका माइंड में जो विचार चल रहा है, ब्रेन जो एक्टिव होता है, ये वात से होता है। पित्त का सिंपल भाषा में कहें तो वो पाचन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और जो कफ होता है वो एनर्जी है जो सब चीज़ को जोड़ के रखती है, चिपका के रखती है। यानी कि जैसे हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, साथ में मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। वो कफ का स्ट्रक्चर देने का काम करता है। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लें। पंच महाभूत तो आपने सुने होंगे, 5 एलिमेंट्स, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे हमारा शरीर बना है। तो अगर इसको पंचमहाभूत के रूप में देखें तो जो वात है वह उसमें आकाश और वायु की प्रधानता है, जो पित्त है उसमें अग्नि की प्रधानता है, और जो कफ है उसमें जल और पृथ्वी की प्रधानता है। तो एक तो इसका एप्लीकेशन ये है प्रैक्टिकल कि हर व्यक्ति का जो शरीर है, जब हम पैदा होते हैं बर्थ से ही हमारे बॉडी में इन 5 एलिमेंट्स का या 3 दोषों का, जैसा भी कहना चाहें, वात पित्त कफ का, उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है। हर एक में एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में देखा होगा आपने, कफ ज्यादा होता है, कफ यानी कि पृथ्वी ज्यादा है उसमें, थोड़े से चबी होते हैं, बीमार नहीं है उनका बॉडी ऐसा है। वो बेचारे कितना ही डाइटिंग कर लें वजन कम होता ही नहीं उनका। आपने बहुत लोग देखे होंगे, थोड़े से स्लो, स्टेडी, रिलैक्स्ड, मस्त रहते हैं। अर्थ है ना, स्टेबल हैं, रिलेशंस में भी स्टेबल होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये भी हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। दूसरे ऐसे लोग देखे होंगे जो थोड़े फायरी होते हैं, अग्नि ज्यादा उनमें, मीडियम बिल्ट है, जो कुछ माइंड में आ जाए वो आज ही खत्म करना है, लीडरशिप क्वालिटी, स्पोर्ट्स, ये भाग दौड़, अग्नि आग लगी हुई उनमें, ऐसे लोग होते हैं। तो इनको पित्त प्रकृति बोलते हैं। कुछ वात वाले होते हैं, एयर, जिनमें वायु प्रधान है, आकाश प्रधान है, दुबले पतले, बिल्कुल मसल्स है ही नहीं, 6 बार खूब पेल के खाते हैं, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता उनका, लेकिन टिकते नहीं, वायु की तरह मूवेबल होते हैं, यहाँ बैठे उधर बैठे, ये किया, ये जॉब चेंज किया, वो जॉब, पार्टनर भी चेंज करते रहते हैं। तो ये प्रकृति जो है बाय बर्थ हमारे शरीर में होती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ का मतलब अपनी प्रकृति को मेंटेन करना। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या होती है, हर व्यक्ति दूसरे की प्रकृति को कॉपी कर रहा है। अब जैसे हर आदमी कोई पतला होना है अभी, तो जो कफ वाला है वो तो होगा नहीं कभी पतला, वो फिर उसको डिप्रेशन आ जाएगा, वो बेचारा सोचेगा मैं। लेकिन एंजॉय योर ओन प्रकृति, आपकी जो प्रकृति है उसी में रहिए, उसी को स्वस्थ कहते हैं हम लोग। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थापित होकर जो रहता है, स्व प्लस स्थ, जो स्वयं में स्थापित यानी कि जो अपनी प्रकृति में स्थापित होकर रहे, वो स्वस्थ। बहुत सुंदर। तो जब आप बीमार होते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उसको विकृति बोलते हैं। यानी कि आपका जो ओरिजिनल रेशो था वात पित्त कफ का, वो कुछ तो बिगड़ गया है। तो हम देखते हैं कौन सा बिगड़ा। मान लो आप कहें जी मुझे एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन होती है बहुत, जहाँ आग लगी हुई है, तो हमारी समझ में आ गया पित्त बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, आपको हमारी युक्ति लगेगी, युक्ति में पास रहे कि आप देखिए, आप मिर्च मत खाइए, तीखा मत खाइए, खट्टा मत खाइए, एसिडिक मत खाइए, नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए, खीरा खाइए, आंवले का पाउडर दे देंगे, मुलेठी का चूर्ण दे देंगे, आप कहोगे ठीक हो गया। तो ये इस तरह से विकृति को वापस प्रकृति में बदला जाता है, तो आप स्वस्थ हो गए। ये 2 एप्लीकेशन है इसकी।
वात पित्त कफ की जो आपने पूछी, एक प्रकृति को जानना और अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको फिर खाना पीना, लाइफस्टाइल, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन, सब कुछ, अपनी एक्सरसाइज भी। अब जैसे कि जो कफ वाला है उसको ज़्यादा दौड़ना चाहिए क्योंकि वो अर्थ है ना, और जो वात वाला है उसको ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए। उसकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? थोड़ा योगा, थोड़े ग्राउंडिंग, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा वायु है। अगर ज़्यादा दौड़ेगा, साइकिलिंग करेगा तो और वायु बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, और इसको जानना हर व्यक्ति को आवश्यक है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि अपनी प्रकृति जरूर आप जो है पता करें, और बड़ा सरल है। हमारी वेबसाइट पर भी इसका हमने दिया है, jiva.com पर अगर देखें तो वहाँ पर वात पित्त कफ के बारे में आपको पता चल जाएगा, या किसी भी वैद्य से आप मिलेंगे तो वो आपको प्रकृति के बारे में बताएगा। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी आपके पास एक है तो आपको पता होना चाहिए ना, डीजल की है, पेट्रोल की है। अगर डीजल की गाड़ी में आपने पेट्रोल भर दिया तो इंजन जो है खड़खड़ करेगा। तो आज हम वही गलतियां कर रहे हैं, अपनी प्रकृति मालूम नहीं है, जो एड में देखा वही खाना शुरू कर दिया। अब कफ वाला अगर कोई ज़्यादा हैवी फूड खाएगा तो और ज़्यादा उसमें हैवीनेस बढ़ जाएगा, तो उसको लाइट खाना चाहिए। पित्त वाले को थोड़ा कूलिंग फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए। वात वाले को ऑयली खाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा ड्राई है बॉडी उसका। अच्छा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये तो सर मैंने देखा है कि आयुर्वेदा इतना एडवांस साइंस है जी, जो मैं कहूँ कि अंडररेटेड है जी। लोगों को इतना कुछ पता नहीं है। एक इंसान की पूरी प्रवृत्ति इन 3 दोषों से पता चल जाती है कि किसी की एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो उसका पित्त ज्यादा होगा, उसकी तो आधा काम तो आप स्वयं ही कर सकते हैं ना। अगर आपको जैसे आपको अपनी गाड़ी के बारे में अगर पता हो तो कोई छोटा मोटा तो आप खुद ही फिक्स कर लेते हो। हाँ, कोई ज्यादा खराबी हो तो मैकेनिक के पास जाते। तो आयुर्वेद भी ऐसा ही है, वो कहता है कि आधी चीजें तो आप खुद ही फिक्स कर लो। अपने प्रकृति के अनुसार जब आपका खान पान रहेगा तो वो बिगड़ेगा ही नहीं। हाँ, कहीं बिगड़ जाए तो फिर जो है डॉक्टर के पास चले जाओ, वैद्य के पास चले जाओ। और इसमें सरल है। देखिए, मान लो एक दिन मॉर्निंग में यदि आप उठे और आपका जो कोल्ड कफ जो है, म्यूकस वगैरह आपने देखा कि आ रहा है, नाक से जो है छींकें आ रही हैं, पानी बह रहा है, तो सिंपल सा अगर देखेंगे क्या बढ़ा? कफ बढ़ गया या वाटर एलिमेंट बढ़ गया। तो हम क्या कहते हैं, एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जो बढ़ा है उसके सिमिलर वाली चीजों को बंद कर दो। अच्छा। क्योंकि उससे और बढ़ जाएगा। हाँ। तो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दो, ठंडी चीज मत खाओ, चिकनाई वाली चीज मत खाओ, ठीक है ना। जब कोल्ड वगैरह होता है तो बंद कर देते हैं। अच्छा। और उसके विपरीत वाली ले लीजिए। तो जैसे अगर हम देखें तो विपरीत, जल के विपरीत क्या? अग्नि है। तो हम कहते हैं गर्म पानी पी लो, अदरक थोड़ा सा उसमें उबाल करके, काली मिर्च लौंग उबाल करके, आपने देखा ना लोग पीते हैं जब कोल्ड हो जाता है। हाँ। और उससे ठीक हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया सिंपल चीज है। तो आयुर्वेद बहुत गहरी साइंस है, बहुत ही जो है एक तरह से कहें डीपर लेवल पर हमारे शरीर को वो स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन सरल बहुत है। एक बार आपने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए, फंडामेंटल समझ लिए, तो इट्स वेरी इजी, एनीबॉडी कैन प्रैक्टिस। स्पेशली जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो आपको अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। जैसे दिनचर्या है, हमारा बॉडी अगर आप देखें तो एवरी ऑर्गन इन द बॉडी इज वर्किंग इन ए रिदम, एक रिदम में काम करता है। हार्ट की बीट जो है वो 72 बार जो है 1 मिनट में, लंग्स का जो है 16 से 20 बार एक्सपेंशन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सब ऑर्गन्स, हार्मोन्स का सीक्रेशन, महिलाओं में मासिक धर्म होता है, एवरीथिंग इज वेरी नाइसली, एक उसका एक रिदम है। अब ये जैसे ही रिदम बिगड़ेगा उसको बीमारी बोल देते हैं। हार्ट का रेट बिगड़ा तो अरिदमिया हो गया, लंग्स का रेट बिगड़ा तो आपको अस्थमा हो गया, ये पेट का पेरिस्टालसिस बढ़ गया तो डायरिया हो गया, है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो बीमारी क्या है? रिदम का बिगड़ना। तो रिदम में कैसे रखा जाए सिस्टम को, उसके लिए दिनचर्या बना दी भाई। हर चीज जो है एक फिक्स टाइम पर करिए। आप अपने अब आप दिन में अगर रिदम रखेंगे, सुबह उठने का टाइम, उठ करके पानी पीना है, अपनी 5 इंद्रियों को वॉश करना है, आंख धोइए, नाक धोइए, जीभ साफ करिए, कान साफ करिए, थोड़ा सा तेल मालिश कर लीजिए, उसके बाद गर्म पानी पिए, टॉयलेट जाएं, मोशन क्लियर करें, थोड़ा सा व्यायाम करें। सिंपल चीजें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ऑयल पुलिंग कर लीजिए, पूरी ओरल कैविटी साफ रहेगी, दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नाक में सोते समय तेल डाल लीजिए, क्योंकि जितनी इंद्रियां हैं ना हमारी, हम तो आंख में भी घी डालते हैं, कान में भी तेल डालते हैं, त्वचा पर भी तेल लगाते हैं, क्योंकि ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, इन्हीं से तो कनेक्ट करते हैं हम आउटर वर्ल्ड में। बिल्कुल। दीज आर द कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स। और इनके पीछे अगर साइंटिफिकली देखें तो क्या होता है, नर्व्स होती हैं जो सिग्नल ले जाती हैं। अब नर्व्स में सिग्नल रोज जा रहा है, रोज हम मोबाइल देख रहे हैं 24 घंटे, कितना सिग्नल जा रहा है, तो नर्व सूख जाती है। हमारे पास आते हैं पेशेंट कि जी डॉक्टर ने बोला नस सूख गई है, तो मैंने कहा, फिर कहते हैं अब तो कह रहे हैं अब तो कोई इलाज नहीं। मैं कहा इलाज क्यों नहीं है, सूख गई है तो उसमें तेल डाल दो। कोई चीज सूख गई है तो हमारे यहाँ अक्षी तर्पण करते हैं, नस्य करते हैं, कर्ण पूर्ण करते हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं, अभ्यंग करते हैं। तेल से ही हम कितने लोगों को ठीक कर देते हैं, क्योंकि तेल जो है वो वात के चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा है। और वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं। अच्छा। वात अगर बिगड़ जाए तो 80 प्रकार के रोग हैं, तो उसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्नेहन बोलते हैं उसको। देखिए स्नेहन शब्द भी बड़ा अच्छा है। स्नेह के 2 अर्थ हैं, एक तो स्नेह का अर्थ है ऑयल, और एक स्नेह का अर्थ है प्रेम, प्रीति। तो वास्तव में अगेन जो आपने शुरू में पूछा था कि आयुर्वेद इतना अध्यात्म में कैसे जाता है, तो जब हमारे यहाँ अभ्यंग हो रहा है, मालिश, जिसको आप आज मालिश बोलते हैं, मालिश नहीं है अभ्यंग बोलते हैं उसको, तो वहाँ हम शारीरिक लेवल पर तेल लगा रहे हैं, लेकिन जो टच है, थेरेपिस्ट को हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि इसको प्यार से टच करना है, तो उसका स्नेह भी जा रहा है उसमें। तो वो वास्तव में वो भी हीलिंग करता है। कई बार मैंने देखा है जो रोगी है उसने कभी टच महसूस नहीं किया, खासतौर से विदेशी रोगी पेशेंट आते हैं तो उनको जब मसाज करते हैं रोने लगते हैं, वो लिटरली उनके इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, ब्लॉकेजेस, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, तो रोने लगते हैं, उनको फिर लाइट फील होता है। प्रेम कभी मिला ही नहीं। आजकल अगर गहराई में जाएं, हम अध्यात्म की काफी बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ तक इस पर रिसर्च की है कि द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, चाहे वो शारीरिक है मानसिक है, इज लैक ऑफ लव। हम लोग सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा को प्रीति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। तो वो प्रीति जिसको हमने अब लव समझ लिया है और उसको फिजिकल लेवल पर हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो लव नहीं है। लव इज एटर्नल, नित्य है। तो नित्य तो आत्मा से संबंधित कोई चीज होगी, अनकंडीशनल है। उसमें हम आई एम नॉट वांटिंग एनीथिंग, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल देना है, मुझे आपको प्रसन्न करना है, आपको सुखी बनाने के लिए मैं कुछ करूं। तो वास्तव में यहाँ तक जो है ये स्नेहन काम करता है। तो स्नेहन जो है वो केवल ऑयल मसाज नहीं है जो आजकल लोग समझते हैं कि ऑयल तेल से मालिश की है, आपने क्या किया है। और हमारे यहाँ तो हम थेरेपिस्ट को सबको इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो बहुत अच्छी साइंस है आयुर्वेद। और जो आत्मा का सब्जेक्ट है ये मुझे बहुत सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं रोगियों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपनी कंसल्टेशन में भी, हमारे डॉक्टर्स भी। क्योंकि द डे यू रियलाइज दैट आई एम सोल, विच इज, यही तो सत्य है, क्योंकि शरीर तो मेरा हर पल बदल रहा है। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो आपका तो हो गया काम फिर, क्योंकि आई विल नेवर डाई, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि शरीर मरता है। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सब जो आजकल एंटी एजिंग चल रहा है, कभी कोई विकार भी नहीं आएगा, कोई रोग ही नहीं आएगा। और फिर आत्मा के जब अंदर जाते हैं हम, तो उसमें जो क्वालिटीज हैं, जिसको आपने सुना होगा सत चित आनंद, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि कई बार थोड़ा हैवी शब्द समझ नहीं आते। मैं इसको कहता हूँ जीव ज्योति प्रेम। क्या करती है आत्मा? जीवन देती है, तो इसलिए लाइफ देती है, इस शरीर को जीवित रखती है। तो एक तो ये क्वालिटी है, ज्योति देती है, लाइट देती है। और जो प्रेम है वो भी आत्मा से ही होता है। आजकल लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं इसमें। वास्तव में जब आप किसी से भी प्रेम करें, किसी व्यक्ति से भी, किसी भी जीव से, तो उसकी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर आत्मा से, अगर आप शरीर से प्रेम कर रहे होते, मान लो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो शरीर को घर में क्यों नहीं रखते आप? और उसके बाद भी, मृत्यु के बाद भी प्रेम नहीं मरता। हाँ, नहीं मरता, वो तो रहता है। लेकिन शरीर को तो हम रखते नहीं है ना, फिर तो शरीर से तो डर लगता है हमको कि इसको जल्दी यहाँ से उठाओ। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते थे वो आत्मा है। और वास्तव में ये आत्मा
टू आत्मा, सोल टू सोल लव, जिसको हम सोलमेट बोलते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद को समझ लें तो ये सारी प्रॉब्लम भी रिलेशन वाली सॉल्व हो जाएगी। वेरी डिवाइन। हाँ, और इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आत्मा को और परमात्मा से, जो हमारा जो एटर्नल है, जो कभी हमसे अलग, उसी के हिस्सा है। तो ये वास्तव में आयुर्वेद इसलिए बनाया था। मैं तो ऐसा इस लेवल तक समझता हूँ इसको। बहुत सुंदर सर। मैं तो देखती हूँ कि अगर हेल्थ में ऑलराउंडर कहा जाए, जी, आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो पहले भी चलता था, जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, ये सब युग थे, तब भी था, आज कलयुग चल रहा है, इसमें भी है। और ये सिर्फ नहीं है कि आयुर्वेद अपने में लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आयुर्वेद नित्य है, शाश्वत है, एटर्नल है, क्योंकि वो आत्मा से रिलेटेड नॉलेज है, तो कभी नष्ट होगा ही नहीं। हजारों वर्ष से कोशिश की लोगों ने इसको बर्बाद करने के लिए, इसको नष्ट करने की, लेकिन वहीं का वहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जा रही है, अगर इंटीग्रेटेड होकर के दूसरे साइंसेस के साथ में चल रहा है तो इसके तो ग्रोथ के 100%। क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति है उसमें हम भेदभाव तो करते नहीं ना किसी में, सभी अपने हैं। जिसके पास जो अच्छा है उसको प्रयोग करिए, क्यों ना करो। तो यही हमारी वैदिक संस्कृति है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। इसी को हमने आयुर्वेद से जोड़कर जीवा में इसको हम रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हम बात कर रहे थे बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी होती है, तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत, हाँ जी, इनकी अगर बात करें, इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो क्या कुछ देखने को मिलता है? जैसे अर्थ एलिमेंट से स्टार्ट करें, अगर अर्थ एलिमेंट किसी का इम्बैलेंस्ड है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस उनको लाने चाहिए और क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। सिंपल है, जो अर्थ है अगर हम उसकी क्वालिटीज को समझ लें, जिसको हम कफ बोलते हैं अपने भाषा में, क्वालिटीज क्या है? अर्थ इज हैवी, भारी होती है, स्थिर होती है, स्टेबल है, थोड़ा सा डेंसिटी उसकी अच्छी होती है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती उसमें, और कोल्ड होती है, ठंडी होती है। तो अगर हम देख लें तो किस चीज़ से अर्थ बढ़ेगी, एक सिंपल फार्मूला है, लाइक इंक्रीजेस ऑपोजिट डिक्रीजेस। जो उसके समान गुण वाली जो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है, वो उसको बढ़ाएगी। तो अगर मान लो बहुत आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें जो हैवी हैं, फॉर एग्जांपल फ्राइड चीज़ें हैं, गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं, तो उससे ये अर्थ बढ़ेगी या कफ बढ़ेगा। और उसके विपरीत वाली चीज़ें इसी तरह से लाइफस्टाइल में, मान लो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ लोग होते हैं दिन भर बैठे ही रहते हैं, मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे जो है अर्थ बढ़ेगी, कफ बढ़ेगी। उससे क्या होगा? आपके शरीर में हैवीनेस बढ़ेगा, मोटापा आएगा। आपके जो है देखें तो जो आपकी अग्नि है, क्योंकि अर्थ तो अग्नि को भी स्लो करेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, पाचन बिगड़ेगा, उससे जो है फिर आपको ब्लोटिंग, गैस वगैरह होगी, या फिर कफ के रोग होंगे, नाक बंद होगा, गले में बलगम बनेगा, चेस्ट में अस्थमा, खांसी वगैरह होगी। तो ये अब करना क्या है? इसके विपरीत आपको कुछ लेना है, सिमिलर चीज़ों को बंद करना है जो इसको बढ़ाने वाली है। विपरीत तो समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, है ना, कुछ हल्की चीज़ जो कि थोड़ी हीटिंग हो, क्योंकि वो ठंडी है, जो थोड़ी सी जिसमें अंदर जाके कुछ मूवमेंट पैदा करे। तो इसलिए इसमें जैसे जितने भी गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी है, लौंग है, इसको हम इसके चूर्ण बना के भी ले सकते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पिपली का एक त्रिकटु चूर्ण आता है। या फिर जो है आप थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, तो ये प्रिंसिपल इसमें होता है। इसी तरह से अगर जैसे फायर का हम देखें, जिसको पित्त बोलते हैं हम लोग, तो फायर जब बढ़ेगी बॉडी में तो क्या क्या दिखेगा आपको? हीट बढ़ेगी, कहीं पर खुजली होगी, खारिश होगी, जलन होगी, या फिर जो है ब्लीडिंग हो सकती है, हेयर लॉस होता है, इन्फ्लेमेशन जिसको आजकल कहते हैं, कहीं पर सूजन हो सकती है। तो ये आपको लक्षण दिखाई देंगे जब भी आपका अग्नि बढ़ेगी या पित्त बढ़ेगा। तो अब करना क्या है? प्रिंसिपल वही है कि जो अग्नि या जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, एसिडिक फूड है, जो मिर्ची है, तीखा है, मिर्च मसाला है, जो हीट पैदा करने वाली हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इवन ये लोग जो आजकल अल्कोहल वगैरह पीते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ये हीट बढ़ाता है, तो उसको रोक दीजिए। विपरीत जो कूलिंग चीज़ें हैं, उसमें आप जो है अपना हरी सब्जियां हैं, विदाउट ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, छाछ बहुत अच्छी है, दही गर्म होता है। बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, लोग जो है ये सोचते हैं दही जो है कूलिंग होता है,
दही उष्ण होता है और दही इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, भारी होता है पचने में, अभिसंधि है आयुर्वेद में कहते हैं, चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो जब अगर पित्त बढ़ा है तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। छाछ अच्छी है, नारियल पानी अच्छा है, तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, आप अपने आप भी देख सकते हैं उसमें। इसी तरह से जब ये तीसरा वाला जो एयर है जिसको वात बोलते हैं हम लोग, अगर वात बढ़ेगा तो वात के गुण क्या हैं? वात जो है जब हवा जैसे होती है तो एक तो मूवमेंट होती है, उसमें ड्राई होती है, होंठ फट जाते हैं, चेहरा ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राइनेस होती है, रुक्षता होती है उसके अंदर, लाइट होती है, हल्की होती है। तो इसी तरह के गुण जो हैं, जो जिस चीज़ में, जैसे आप पापड़ खा रहे हैं तो ड्राई और वो लाइट है, पॉपकॉर्न्स हैं, क्रंची क्रिस्पी है, ठंडी चीज़ें क्योंकि ठंडी भी होती है, तो इनको रोक दीजिए। उसके विपरीत क्या है? ड्राई के विपरीत समथिंग ऑयली, तो बढ़िया घी डाल के खाइए आप सब्जी में, है ना, थोड़ा सा लिक्विड सूप टाइप की चीज़ें, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए क्योंकि हवा ठंडी है। तो गर्म सूप टाइप की लिक्विड वाली चीज़ें थोड़ी घी डाल के खाइए, उससे वो बात बैलेंस हो जाएगी। मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा दौड़ना, साइकिलिंग या ये सब, इवन मेंटल मूवमेंट, थोड़ा ग्राउंडिंग मेडिटेशन, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी के 2 एलिमेंट्स, जैसे आकाश की मैं बात करूं, हम लोग 3 पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अल्टीमेटली वात पित्त कफ में हम आ जाते हैं। अच्छा। तो आकाश वायु के साथ जुड़ता है वात में जी। और जो वाटर है, जल तत्व है, वो पृथ्वी के साथ कफ में आ जाता है। तो अगर इम्बैलेंस की बात करें तो इन 5 एलिमेंट्स में से ये 3 एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब हमने 5 के 3 कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया इसको। 5 में नहीं घुसना है, 3 में ही रहिए, वात पित्त कफ। आज के समय जिस तरह की लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट में भी लोग काम करते हैं, बच्चे हैं लॉन्ग आवर्स स्टडी करते हैं, उनको किस तरह का एक मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे उनकी दिनचर्या एकदम सही हो, सटीक हो और उनको हेल्थ इश्यूज कम से कम आए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत सरल सिंपल हैं। सबसे पहले तो एक फिक्स टाइम आपका रेगुलर होना चाहिए, उसमें जो है उठने का टाइम, सोने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में आज सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि रात को देर तक लोग जगे रहते हैं, तो वो बहुत ही गलत है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। वात बढ़ाता है, ड्राइनेस बढ़ती है, ब्रेन को हमारे रेस्ट नहीं मिलता है, माइंड को जो है वो एक तरह से नरिशमेंट नहीं मिलता। तो हमारे अगेन अगर हम रिदम की बात करें तो बॉडी का एक रिदम है, उस रिदम के अनुसार बॉडी का सब दिनचर्या ऑलरेडी डिजाइंड है। रात इसीलिए बनाई है, तो रात को कम से कम 10 बजे तक सोना चाहिए। अगर बहुत जल्दी है 10 तो 11 बजे तक तो जरूर सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठ जाइए। 7 घंटे की नींद बहुत है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अपने दिनचर्या में कुछ चीज़ें इंक्लूड करिए, जैसे मैंने 5 सेंसेस का बताया, ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। सुबह आप उठे, आंखें धोइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों का इतना यूज़ करते हैं, इनकी केयर ही नहीं करते। राइट। आंखों को थोड़ा साफ पानी से धोइए, थोड़ा पानी नाक में लो, अंदर स्निफ करके उसको साफ कर लीजिए। मुंह में जो है कुल्ला करिए, कान धोइए, स्किन तो धोते ही हैं जब हम नहाते हैं। इसी तरह से समय समय पर कभी कभार वंस इन अ वीक थोड़ा ऑयलिंग कर लीजिए, नाक में तेल डालिए, कान में तेल डालिए, आंख में अच्छा क्वालिटी का देसी घी डाल सकते हैं। मुंह में ऑयल पुलिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है, और संडे वाले दिन थोड़ी मालिश कर लीजिए, ये सरल है। और जो डेली रूटीन में सुबह उठ करके यू मस्ट गो फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अर्ली मॉर्निंग में उठ करके पहले टॉयलेट जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ठीक से, आपको आदत नहीं है, तो आदत चेंज कर लीजिए। गर्म पानी पी लो, थोड़ा सा रात को सोते समय त्रिफला ले लो, है ना, तो ये हो गया। फिर सुबह थोड़ा व्यायाम जरूर करना चाहिए, चाहे आधा पौना घंटा जो भी करें आप, वॉकिंग करें, योगा करें, थोड़ा हल्का लाइट एक्सरसाइज। आयुर्वेद में हैवी एक्सरसाइज को मना करते हैं। अच्छा। अपने बल का अर्ध बल हमें प्रयोग करना है केवल, जितनी बल है उससे आधा बल ही एक्सरसाइज में हमारा जो लगना चाहिए, नहीं तो फिर ओवर एग्जॉशन हो जाता है, हमारे धातु कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। वो है। फिर उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट आयुर्वेद में कहते हैं न्यूट्रिशियस होना चाहिए बट हैवी नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपको काम पे जाना है, तो हैवी होगा तो फिर सुस्ती आएगी उससे। तो अच्छा सिंपल जो इजी टू डाइजेस्ट, चाहे उसमें आप ये स्प्राउट्स ले लीजिए, थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए उसमें, या फिर कुछ आप दलिया
या फिर ओट्स वगैरह, आजकल कई तरह के चीला बनाते हैं लोग, या रोटी सब्जी भी खा सकते हैं लेकिन हल्का हो। कुछ लोग सुबह खाना खाते हैं प्रॉपर, ठीक है, बट पराठा वराठा अवॉइड करना है। पराठा, दही संडे को ले लो, कोई बात नहीं, हम लोग इतने निर्दयी नहीं हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो हफ्ते में एक बार खा लीजिए, कोई बात नहीं। और फिर जो है ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ चाय कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। पानी पीना चाहिए। बॉडी में 70% तो पानी है हमारे, तो पानी पीना चाहिए। और लंच के लिए हमेशा जो है रुकना है आपने, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो। लंच इज़ योर मेन मील। उसमें आप मेन जो खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी छाछ वगैरह ये ले लीजिए, सलाद वगैरह जो भी, वो क्योंकि उस टाइम हमारी अग्नि सबसे तेज़ होती है, तो वो पचा लेगी उसको। तो सर अगर 3 एज ग्रुप्स की बात करें, मतलब एक तो होते हैं बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, हाँ जी, उनके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस उतना नहीं है जितना जॉब का स्ट्रेस है। जॉब में एक बाहर एक्सटर्नल स्ट्रेस भी आ रहा है, एक आप ले भी रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जो फिक्स्ड वर्किंग आ रहे हैं इंसान उससे एक्सटेंड कर देता है। खास करके अगर मैं कहूँ जितनी ज्यादा हायर पोजीशन होगी, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, इनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत होता है। तो हम अगर 3 एज ग्रुप्स की बात करें, जिसमें पहले मैं शुरुआत करूंगी कि बच्चे हैं, फिर वयस्क आ जाते हैं, और उसके बाद में जो वृद्ध हैं, इन तीनों की अगर हम बात करें, बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरह की एक आइडियल लाइफस्टाइल एक बच्चे के लिए होनी चाहिए जो स्कूल आता जाता है? देखिए, आजकल के बच्चों की अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका ये स्क्रीन टाइम का है। बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है स्क्रीन टाइम। उसके बगैर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं आजकल। तो एक तो इसको रिड्यूस करना है, और आउटडोर गेम्स पर ज़्यादा फोकस करना है। पहले लोग बच्चे बाहर खेलते थे, हमारे समय में बाहर ही खेलते थे सब। अभी वो गेम्स भी सब उसी के ऊपर खेलते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बच्चों में बहुत अर्ली आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनका जो ब्रेन है ना वो ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है। तो फिर कई तरह की वो प्रॉब्लम्स, उनकी अटेंशन डेफिसिट, ADD, ADHD, ये सब आपने सुना होगा कि हाइपर एक्टिव हो गया बच्चा। तो वो है, हमारी भाषा में कहें तो वात का प्रकोप है। सिर में मालिश करो, थोड़ा सा नाक में तेल डालो, छुट्टी वाले दिन अच्छी तरह से उनको, पेरेंट्स को भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स खुद जो मोबाइल में लगे और कहते हैं मोबाइल मत देखो। 1 घंटा कम से कम पेरेंट्स को, सबको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं हम उसको। अच्छा। 1 घंटा नो मोबाइल, नो टीवी, नो कंप्यूटर, सब बैठ करके एक साथ खाना खाएं, आराम से बात करें, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स को सुने समझें, कुछ आपस में बात करें। और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने बताया, कि उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो जो खाना जो दे रहे हैं, अगर अच्छा पौष्टिक खाना दें उनको, जो कि आजकल ज़्यादातर वो हमने जंक फूड ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वो गलत है। और ख़ास तौर से बचपन में कफ के रोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जैसे च्यवनप्राश उनको खिलाएं, या फिर घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कि कफ उनका बैलेंस रहे। थोड़ा कफवर्धक चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी है। बचपन में कफ की प्रधानता होती है। कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? वही जैसे फ्राइड है, मिठाई है, मिल्क आइसक्रीम वगैरह है, चॉकलेट, कैंडीज, ये सब बच्चे जो खाते हैं, इससे कफ बढ़ता है। फिर उनको देखा ना, बच्चे नाक बंद, गला, ये सब अस्थमा, सब कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ हमें च्यवनप्राश बहुत बढ़िया टॉनिक है, वो लें। एक सीतोपलादी चूर्ण आता है, उसको शहद में मिला के बच्चे को चटा दो, खा लेते हैं बच्चे, बहुत टेस्टी होता है। तो ये चीज़ें बचपन में करनी चाहिए। सबसे पहले जो है ना, एक अपना डिसिप्लिन, आउटडोर गेम्स, इम्यूनिटी बूस्टिंग। ठीक है। जैसे हम यूथ में आते हैं तो अब पित्त का टाइम आ गया है। आपने देखा होगा यूथ में जो है एक्ने, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बाल का गिरना विरना, ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सर, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को लॉन्ग आवर्स स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैं बोलूँ कि जो हायर स्टडीज भी कर रहे हैं, इवन दो वो एक, मैं कहूँ किशोरावस्था और वयस्क के बीच का उनका एक फेज होता है। बिल्कुल। तो लॉन्ग आवर्स स्टडी भी करनी, उनको किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? नहीं, उसमें तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि स्टडी करो, लेकिन एक टाइम टेबल बनाना है अपने। उसमें आपको यू हैव टू टेक ए ब्रेक। हमारा जो ब्रेन है उसको भी ब्रेक चाहिए। ब्रेक में कुछ रिक्रिएशन करिए, जरूरी नहीं है फिर मोबाइल में लग जाए। आप कोई जो है बाहर निकल करके दोस्तों के साथ थोड़ा बैठिए, घर में बात करिए, या फिर जो है एक अच्छी चीज़ है कि कुछ आप ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको अच्छा लगता है, कोई म्यूज़िक आप बजा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये सब चीज़ें रिलैक्सेशन के लिए अच्छी हैं, और इससे माइंड आपका रिजुविनेट होता है, रिचार्ज होता है। या हल्का सा कई बार 10-15 मिनट नैप भी ले सकते हैं आप। अगर लंबे समय तक पढ़ाई, तो कई बार हल्का 10-15 मिनट लेट करके, थोड़ा पावर नैप जिसको कहते हैं, तो उससे एक दोबारा से आपका माइंड रिचार्ज होता है। रादर देन कि आपने पढ़ाई छोड़ी और मोबाइल में लग गए, तो आपने और ओवर स्टिमुलेट कर दिया उसको।
तो ये नहीं करना है। दूसरा, क्योंकि जब लंबी पढ़ाई करनी है तो कुछ अच्छी हमारे यहाँ हर्ब्स होती हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जो आपके ब्रेन को नरिश करती हैं, इनको ले सकते हैं। अश्वगंधा है, घी का सेवन करना चाहिए, ब्रेन के लिए जो गाय का घी होता है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप जो है बॉडी को भी ठीक रख सकते हैं और आपका माइंड भी जो है वो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट कर सकता है। और सर अगर बात करें कि जैसे वर्क कल्चर की, जो कॉरपोरेट में काम करते हैं या कहीं भी जॉब में हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनके तरफ हर तरफ से मैं देखती हूँ कि स्ट्रेस पड़ रहा है जी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको किस तरह से करना चाहिए? देखिए, आपको एक कोई कॉल तो लेनी पड़ेगी है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां बहुत यंग एज में आ रही हैं, आजकल तो हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं कि आपका वर्क ठीक है, वर्क कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उसी में आप अपने आप को झोंक दें, एक उसमें भी ऑर्गेनाइज करके, आफ्टर ऑल यू हैव ए टाइम लिमिट, और आपकी शरीर में भी एक लिमिटेड एनर्जी है, उससे ज़्यादा तो नहीं आप उसमें लगा सकते। फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को टाइम दें थोड़ा सा। एक बड़ा अच्छा, मैं कई बार कॉर्पोरेट में लेक्चर्स करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि 15 मिनट की एक्टिविटी है। जब पूरा दिन तो आप ऑफिस में स्ट्रेस में हैं, माइंड ओवर स्टिमुलेटेड है, जैसे ही घर जाते हैं तो वहाँ जाके कॉफ़ी ना पिए, अच्छा, चाय ना पिए, और स्टिमुलेट, क्योंकि कैफीन है ना, टीवी ना खोलें। 15 मिनट क्या करना है, 5 मिनट शवासन करना है, बिल्कुल सब चीज़ बंद करके शवासन की पोज में, और आंख बंद करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। 5 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद 5 मिनट अगर हो सके थोड़ा तेल उंगलियों में लगाओ, सिर में थोड़ी मसाज, हेड मसाज, चंपी जिसको बोलते हैं, वो कर लीजिए, और फिर स्नान कर लीजिए। 15 मिनट में आप बिल्कुल रिचार्ज हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। बट देन डोंट स्टार्ट वर्किंग अगेन। फिर फैमिली के साथ कूल माइंड से आप बिहेव करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि ऑफिस का कुछ टेंशन है, माइंड में वो चल रहा है, इरिटेशन, फिर जाके चाय पिया, कॉफ़ी पी, न्यूज़ में देखा कुछ, फिर और स्टिमुलेशन हो गया, तो फिर बच्चों पर गुस्सा निकलेगा या पार्टनर के साथ झगड़ा होगा, तो वो फिर घर का माहौल भी पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, एंड स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, फैमिली, उनसे बात करें, अच्छे बैठ करके खाना खाएं सब लोग साथ में, और टाइम से सो जाएं रात को। अगर अच्छी गहरी नींद आएगी तो ऑफिस में कल ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? खाने में डेफिनेटली कैफीन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, जो स्टिमुलेशन करते हैं ब्रेन को। अच्छा घर का बना खाना खाइए, जिसमें आराम से, जिसको आपको संतुष्टि मिलती है, मन को अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मन को रिलैक्स करना है। और नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, रात को टाइम से सोना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, क्योंकि नींद जो स्लीप है उसको हम कहते हैं, नींद जो है हमारे माइंड की वो डाइट है, खुराक है। स्लीप इज़ द डाइट ऑफ योर माइंड। तो बॉडी के लिए तो हम बहुत सारा न्यूट्रिशन खाते हैं, लेकिन माइंड के लिए आपको सोना पड़ेगा, तभी वो रिचार्ज होगा या रिजुवनेट होगा, उसकी ब्रेन की जो फैकल्टीज़ हैं वो काम करेंगी। फिर आप जो देखेंगे कि जो ऑफिस का काम भी आप जल्दी कर पाएंगे, बिना स्ट्रेस के कर पाएंगे। अभी हमें स्ट्रेस इसलिए भी ज़्यादा होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा जो एजिटेटेड है ऑलरेडी। जब मन शांत होगा तो आपकी ब्रेन की फैकल्टीज़ ज़्यादा प्रॉपर काम करेंगी, आपका विजडम, आपकी बुद्धि वो काम करेंगी। और दूसरा, जो हम भोजन की आपने बात पूछी, तो अगर हम इसको देखें तो सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है फ्रेश, नेचुरल, वेजिटेरियन, फ्रूट्स, सलाद वगैरह, नट्स खाएं, अच्छा दूध मिलता है तो दूध पिएं, लस्सी पिएं, घी खाएं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी का हनी मिले, या जैसे च्यवनप्राश वगैरह, ऐसे जो टॉनिक्स हैं हमारे, इनका सेवन करना चाहिए। जितना आप सात्विक भोजन करेंगे तो उतना आपका माइंड भी जो है पॉजिटिव रहेगा। और सात्विक भोजन का मतलब यहाँ केवल जो मुंह से खाते हैं वही नहीं, आप क्या देख रहे हैं वो भी देखना है। सात्विक चीज़ें देखो, सात्विक म्यूजिक सुनो, एरोमा बहुत अच्छा है, कुछ अच्छी खुशबू लगाइए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज। मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम करता हूँ और लोग चेंज होते हैं, हम तो और भी गहराई में जाते हैं। हम देखते हैं कि आपकी प्रकृति कफ वाली है, तो आपका जॉब तो ये दिया हुआ है ट्रैवलिंग वाला, कफ पीपल डोंट लाइक ट्रैवलिंग, तो उनको कई बार हम चेंज करते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। जब आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन मिल जाता है तो आप उसको एंजॉय करते हो और उसको जल्दी ख़त्म कर लेते हो आप, और उसमें सफलता भी मिलेगी। सर
अब बात करें जैसे वृद्धावस्था में जो लोग हैं, जी। रिटायर हो जाते हैं लोग, उसके बाद में इफ दे आर सिटिंग आइडल या बॉडी मूवमेंट मैं कहूँ कि कम हो जाता है, उन लोगों को किस तरह की लाइफस्टाइल रखनी चाहिए कि उनका जो जीवन है, जी। हमने लॉन्जेविटी की बात की हाँ जी, हाँ जी। थी, सुपर सेंटेनरियन बनने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो ओल्ड एज में आफ्टर 60 समझ लीजिए रिटायरमेंट जब हो जाती है, जी। तो ये वात का पीरियड शुरू हो जाता है। तो वात से पहली चीज़ क्या है, ड्राइनेस होगी, जी। डिजनरेशन होगा। तो एक तो तेल मालिश करनी चाहिए खूब, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। सिंपल है, और कुछ नहीं तो बाथरूम में तेल रख लीजिए, नहाते समय बॉडी पर तेल लगा लीजिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एज में हमारी आंतों में भी ड्राइनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। तो टेक त्रिफला, रात को त्रिफला ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ लोग बहुत सेडेंटरी हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। कीप मूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप जो है बॉडी को चलाएंगे, मसल्स को टोन अप रखेंगे, क्योंकि मसल लॉस शुरू हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा प्रोटीन का सेवन भी वहाँ हमें ज़रूरत है। मूंग दाल, चना, काले चने, इनका सूप वगैरह बना के, थोड़ा पनीर, ये भोजन में खाएं पाचन के अनुसार, जितना पच जाता है तो उससे उनके बॉडी की मसल्स वगैरह टोन अप रहती हैं। और साथ में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइंड के लेवल पर भी जो है, क्योंकि थोड़ा मैंने देखा कि ओल्ड एज में भी लोग इमोशनली बहुत अटैच रहते हैं। हाँ, पुरानी बातें याद हाँ, तो दिस इज द टाइम। हमारे यहाँ तो जो लिखा है, जो 4 आश्रम लिखे हैं, तो वो सन्यास का टाइम शुरू हो गया आपका। तो सन्यास मतलब टोटल डिटैचमेंट। अभी तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए ना ऑलरेडी, तो आप ज़्यादा उनके लेट देम डू, अपना थोड़ा ईश्वर में मन लगाना है, ध्यान करना है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी है। आजकल बड़ा लोग ग्रुप में बना के कुछ कीर्तन करते हैं या कुछ भजन वगैरह गाते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी है फ्रेंड सर्कल में, ताकि एक लोनली आपको फील नहीं करना है। लोनलीनेस को दूर करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपकी रहनी चाहिए। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ म्यूज़िक करते हैं, डांस भी कर सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी, और ब्रेन को भी एक्टिव रखना है आपने। सर, एक कॉमन टेंडेंसी देखी गई है कि जब एज बढ़ती है, जैसे हमने कहा कि 60 प्लस में, तब ब्लड प्रेशर के इश्यूज आते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं लोग, हार्ट से भी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कैसे कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा क्योंकि देखिए, हमने कहा कि कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन एक बार रोग हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और चिकित्सा के लिए बेस्ट आयुर्वेद है, क्योंकि अगर आप वो एक गोली शुरू कर देंगे लाइफ लॉन्ग, तो हम लोग तो अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या जोड़ों का दर्द है, हम तो उसकी चिकित्सा करते हैं, उसके रूट कॉज को ठीक करते हैं। हमारे पास बहुत रोगी आते हैं, हमारा जो जीवाग्राम हॉस्पिटल है उसमें तो बहुत सारे ओल्ड लोग आते हैं। और हमने देखा कि वहाँ आकर के ना केवल उनका शारीरिक लेवल पर तो हम ट्रीटमेंट करते ही हैं, क्योंकि पूरा माहौल ही ऐसा है। तो जो पूरा आध्यात्मिक या सत्व वजह सारी चिकित्सा, हमारे यहाँ आर्ट थेरेपी भी है, हमारे यहाँ म्यूजिक थेरेपी भी है, सब चीज़ें हैं। तो अगर रोग आ गया है तो फिर एक उसका प्रॉपर आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। सर, प्रिकॉशनरी अगर मैं देखूं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल इन लोगों के लिए जो इन चीज़ों के साथ में चल रहे हैं, उनको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करने के लिए मैंने कहा ना, जैसे बात का टाइम है, तो एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें ना खाएं, ड्राई ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना, कोल्ड जो होती हैं क्रंची क्रिस्पी चीज़ें ना खाएं। और साथ में अगर देखें तो माइंड लेवल पर जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, क्योंकि अब आप रिटायर्ड लाइफ में हैं, तो क्योंकि जितना माइंड आपका चलेगा, चिंतन करेगा बहुत ज़्यादा, मतलब नेगेटिव स्पेशली, उससे मैंने देखा कि ओल्ड एज में बहुत सारे लोग दुखी हैं। उनको अभी तक भी ये लग रहा है कि मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन है, इसको जो है इसका एग्ज़ाम है। भाई आप अपना काम करो, ठीक है, उनको गाइड करिए, उनको सपोर्ट करिए, कोई बुरी बात नहीं है। फैमिली शुड भी एक अच्छी बॉन्ड होना चाहिए फैमिली। लेकिन अभी समय जो है वो आगे का सोचना है आपने, अगला जन्म में क्या होगा, तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, और थोड़ा अध्यात्म में अपने आप को जोड़ना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला है यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। चिकित्सा कैसे सिर्फ मेडिसिन से ही जुड़ करके नहीं, बल्कि आध्यात्म से जुड़ करके हमें हील करती है। कैसे जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की प्रकृति को समझते हैं, हमारे नेचर को समझते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें वो
हीलिंग मोडालिटीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेदा किस तरह से हमें न सिर्फ चिकित्सा बल्कि अध्यात्म से भी जोड़ता है और हमारा ओवरऑल वेलबींग के लिए वो आगे बढ़ता है। आज इन सभी बातों को हमने जाना है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज करें, वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन करें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल अप्रोच को मेंटेन करें, इन सभी बातों को आज हमने इस वीडियो में जाना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सही हाथी माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।